लिव इनकैशमेंट है, ये कोई बचत खाता नहीं है, इसलिए इस लिव इनकैशमेंट को भी बंद कर दिया जाए। ये हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे साथी हैं, बहुत नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम से एनपीएस लागू की, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, स्कूल टीचर ऑफ फेडरेशन लगातार लड़ी और उस लड़ाई के दम पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा पाए, लेकिन कई संशोधन हुए हैं। पहले कोई भी पैसा डीसीआरजी का नहीं मिलता था, आज 20 लाख रुपए डीसीआरजी उसमें है। पहले जो पैसा कटता था उसको वापस नहीं लेते थे, लेकिन आज 4-5 पर्पज में कुछ उद्देश्यों के साथ उसको वापस लिया जा सकता है। इसके साथ जो टोटल पैसा हमारा 10% सरकार मिलाएगी, वो जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के ऊपर, वो जो 40% पैसा हमारे को 60 नगद मिलेगा, 40 इन्वेस्टमेंट करेगा, उस नगद के ऊपर इनकम टैक्स लगता था, वो भी छूट दिलाई गई। एक और अमेंडमेंट इसमें निश्चित तौर से हुई कि अगर कोई एनपीएस का कर्मचारी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो एनपीएस में जो पैसा उसका है वो पैसे को वापस दे दीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम उसकी विधवा को मिलेगी। लेकिन कुछ राज्यों ने ये पुरानी पेंशन बहाल की है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब तक पीएफआरडी एक्ट मौजूद है तब तक पुरानी पेंशन बहाली का स्थायी समाधान नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है। 3 कृषि कानून देश की संसद से पारित हुए थे और जब वो 3 कृषि कानून वापस लिए गए तो देश की संसद से वापस लिए गए। इसलिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो संसद में पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। हम ये बात एक और जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे साथी इस प्रदेश में ये कहते मिल जाएंगे कि आप तो 7-8 मांगे को ले रखा है, एक ही मांग, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन की बात करो और कोई पेंशन की बात ना करो। हम उन साथियों को कहना चाहते हैं कि एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली हमारा निश्चित तौर से प्रमुख मुद्दा है और जब तक ये बहाली नहीं होगी इस देश में प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि केवल पुरानी पेंशन के जोर लगाने की बजाय पुरानी पेंशन कब मिलेगी? जब ये सरकारी विभाग रहेंगे। पुरानी पेंशन अगर सरकारी विभाग बंद हो गया तो पुरानी पेंशन कहां से लोगे? इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ जिसको पेंशन ना ओपीएस है ना एनपीएस है उसको भी रेगुलर करा करके इस पेंशन में शामिल करना है। ये मांग भी हमने साथ साथ उठानी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि अगर हमने इन सारी मांगों को साथ साथ नहीं किया तो निश्चित तौर से हमारे को दिक्कत आ जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि जो राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं पुरानी पेंशन की मांग या जो राज्य बहाल कर रहे हैं वो पाप नहीं है, देश के लाखों कर्मचारियों का अधिकार है और हम मिल करके लड़ करके इसको हासिल करके रहेंगे। ये सरकार को हम साफ तौर से कहना चाहते हैं। तीसरी बात, ये हमारे ठेके पर कर्मचारी लग रहे हैं। ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन की बात हम कर रहे थे। इस सरकार के आने के बाद कोई पॉलिसी रेगुलाइजेशन की नहीं बनी। हम मोदी साहब को भी कह रहे हैं 56 इंच का सीना दिखाओ और संसद में बिल लेकर के आओ कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं इन सब की नौकरी पक्की कर दी जाए। आप 56 इंच का वहां सीना दिखाओ। आज हमारा कच्चा कर्मचारी उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, समान काम समान वेतन नहीं, न्यूनतम वेतनमान नहीं। जिस दिन रिटायर हो गया, अभी मेरे को एक साथी मिला कि मैं 22 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा हूं, इसी महीने
मेरे को क्या मिलेगा। ये जो हमारी सरकार है उसको बताना चाहते हैं, जो कर्मचारी ठेके पर रिटायर होगा 1 पैसा उसको नहीं मिल रहा। हम सोचते थे कि नौकरी पक्की होगी, लेकिन हुआ क्या, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ला करके परमानेंट तौर से ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। एक बड़ा इशू और सामने हमारे है, खाली पदों को भरना। इस देश के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को मिला करके, बैंक, डिफेंस, बीमा, इन सबको मिला करके 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी वो चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र की सरकार इन खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से भर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय काम ठेके पर कर रही है और ठेके पर ही रिटायर हो जाएंगे, ऐसी बात वो लगातार कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि इन पदों को भरो, तो सरकार का कहना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से लेकर के आएंगे। कोरोना काल में आपने देखा हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, टीचर, तमाम प्रकार के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना से लड़ रहे थे। सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, पैसे में भी, हथियार में भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है कोरोना से तो अमेरिका में हुई है। हथियार क्यों नहीं चलाए? इसलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बावजूद उसके कम कैजुअलिटी हुई है। वो इस वजह से हुई है कि यहाँ 1990 से लेकर के अब तक लगभग 22 हड़ताल हमने करी है, ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर के करी है। इस पब्लिक सेक्टर को बचा करके रखा है। जब बाप को भाई, भाई से भाई हाथ लगा के राजी नहीं था, जब हमारा कर्मचारी, हमारी आशा वर्कर, हमारी मिड डे मील, बिजली का कर्मचारी, तमाम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना से फाइट कर रहे थे। इससे पूरे देश में कर्मचारियों की जो छवि बना रखी थी कि काम नहीं करते, निठल्ले हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं, उस छवि को तोड़ने में कामयाब हुए। और निश्चित तौर से यह मांग उठने लगी कि इन सरकारी क्षेत्र को मजबूत करो, सरकारी विभागों में भर्ती करो, पूरी तनख्वाह दो, कच्चों को पक्का करो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि कोरोना आपदा को अवसर में बदलो, और फटाक से केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन वो योजना लेकर के आ गई। उसके तहत ये 31 मार्च जो गया है 6.5 लाख करोड़ रुपए इस पब्लिक सेक्टर को बेच करके इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। इसके तहत चाहे रेल है, तेल है, भेल है, सेल है, बैंक है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब बिकने के लिए लगा रखे हैं। भाषण थे, भाइयों और बहनों, मित्रों, इस देश को नहीं बिकने देंगे। आज ये देश बिक रहा है। इसलिए साथियों, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है। सरकार कहती है, जो हम बोलते हैं कि इन पदों को भरो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, 8वें पे कमीशन का गठन करो, 18 महीने का डीए उसका भुगतान करो, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। हम बताते हैं पैसा कहाँ गया। पिछले लगभग 5 साल से जो पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया है, बड़े पूंजीपतियों के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया है, जो डूबा हुआ कर्ज कह सकते हैं। इसके अलावा लगभग 70,000 करोड़ रुपए ये जो पूंजीपति के मित्र हैं ये लेकर के फरार हो गए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, 14 से लेकर 17 तक 18 बैंकों से लगभग 34,000 करोड़ रुपए चंदा कर्जा लेकर के वो फरार हो गई। और मालूम पड़ा कि उसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, ये मेरा आरोप नहीं है, ये राज्यसभा में एक सांसद के द्वारा आरोप है, उसने जो 34,000 करोड़ ले फरार हो गई, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे रखा है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, पोल खुल करके बाहर आ रही है। इतना ही नहीं, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया। इसलिए एक तरफ तो यह दरियादली है और दूसरी तरफ जीएसटी, खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा रखी है। इसलिए साथियों, ये जो 7 सूत्री मांगे हैं
इसको लेकर के केंद्र का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक दिन की एक सप्ताह की 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे। बंगाल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तमिलनाडु में भी हड़ताल हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल हुई है। पूरे देश में हड़तालों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य का कर्मचारी मिल करके फैसला लिया है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक आंदोलन करेंगे। इसके तहत आने वाली 27 जून को सभी पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर मिलकर के प्रोटेस्ट करेगा। इसके बाद मई, जून, जुलाई 3 महीने सभी जिलों में, ब्लॉक में, तहसील में रीच टू रीच प्रत्येक कर्मचारी तक जाने के लिए हम जाएंगे, अभियान चलाएंगे। उसके बाद 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो दिवस है उसकी बरसी पर देश के सभी राज्यों से सैकड़ों कर्मचारियों के जत्थे चलेंगे और वो जनता में होते हुए, कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर होते हुए, सभी महानगरों, शहरों, कस्बों में होते हुए 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 3 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली हम करेंगे जिसमें बैंक, बीमा, डिफेंस, रेलवे उनके कर्मचारी संगठनों को भी आमंत्रित करेंगे और 3 नवंबर को दिल्ली में जो रैली होगी उसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हम निश्चित तौर से वहां से करेंगे। इसलिए आपसे ये अपील करता हुआ कि आज जहां तक ये नीतियां हैं इनके खिलाफ, ये जो सांप्रदायिकता का एजेंडा है इसके खिलाफ हम और दूसरे जो हमारे जन संगठन है उससे मिल करके जनता के बीच में कैंपेन चलाए और एक एटमॉस्फेयर, वातावरण निर्माण करें सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस अभियान को चलाते हुए निर्णायक आंदोलन का निर्माण करें। इसके साथ एक बार फिर जो भी फैसला सर्व कर्मचारी संगठन लेगा, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों तो नारा लगाएंगे। धन्यवाद साथी लांबा जी का। साथियों 2-3 सूचनाएं हैं। एक तो